नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान विषय पाठ 9 के भाग 4 में हम आज पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण की सारणी, यानी कि दर्पण की स्थिति कहाँ होगी और यदि दर्पण की स्थिति या दर्पण से कोई वस्तु रखें जिसे बिंब कहते हैं, वो उनकी स्थिति कहाँ होगी और उनसे द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, साथ में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, इन सब के बारे में, उसकी प्रकृति कैसी होगी आदि के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में चर्चा करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इससे संबंधित कोई समस्या न हो। शुरू करें। और शुरू करने से पहले यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने तो वो आपको सबसे पहले मिले। साथ में यदि कोई समस्या हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, कट न करें, स्किप न करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का विषय। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सारणी समझने से पहले चलिए बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का निर्माण आभासी या वास्तविक, सीधा या उल्टा हो सकता है। उसके लिए कंडीशन ये है कि यदि प्रतिबिंब बनते समय आपतित किरण परावर्तित होकर यदि वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है या वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जो कि सामान्यतः उल्टा होगा। और यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हुई दिखाई देती है, दर्पण के पीछे मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो प्रतिबिंब आभासी प्रकार का होगा और वो सीधा होगा। तो ये है प्रतिबिंब के लिए, दर्पण के लिए। अवतल से शुरू करते हैं। अवतल दर्पण से देखिए स्थितियां हैं 6। अनंत पर यदि बिंब के लिए नाम देते हैं वस्तु को, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस, मुख्य फोकस जो है उस पर बनेगा, यानी F पर बनेगा। आकार बिंदु के रूप में होगा, बहुत छोटा सूक्ष्म, और वास्तविक और उल्टा होगा। जैसे कि हमें पता है कि अवतल दर्पण में परावर्तित होने के बाद जो परावर्तित किरणें हैं वो बाईं तरफ ही चली जाती है, सिवाय एक कंडीशन को छोड़कर। दूसरी कंडीशन है C से परे, यानी C से दूर, C वक्रता केंद्र, उससे यदि दूर हो तो प्रतिबिंब F व C यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। आकार में बिंदु से थोड़ा सा बड़ा, यानी परंतु बिंब से छोटा ही होगा, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तीसरा है यदि बिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति C पर हो तो प्रतिबिंब भी वापस C पर ही बन जाएगा। C का मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आकार में वह बिंब या वस्तु के बराबर होगा और प्रकृति सेम है, वास्तविक और उल्टी। चौथी है C व F वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में यदि कोई बिंब या वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब C से परे बनेगा, यानी दूर बनेगा। ये देखिए रिवर्स चलते हैं। यदि ये इस तरह से चल रहे हैं तो ये वापस यहाँ से उल्टे होते जाएंगे। जैसे C पर है तो C पर ही, उसके ऊपर C से परे तो यहाँ C से परे, फिर अनंत है तो अनंत से, ये सेंटर वापस चलेगा। तो बात करते हैं चौथे के लिए कि यदि बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वो C से परे बनता है और थोड़ा बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनेगा। नंबर 5, यदि बिंब या वस्तु फोकस बिंदु पर हो, यानी कि F पर हो, तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा और उसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टी होगी। यहाँ तक तो लगभग सेम था क्योंकि ये सब बाईं ओर ही बन रहे थे, परंतु इस बार यदि बिंब की स्थिति को हम F व P के बीच में रख दें, F यानी कि मुख्य फोकस और P यानी कि ध्रुव है, यदि इन दोनों के बीच में रखा जाए किसी वस्तु या बिंब को तो उसका प्रतिबिंब बाईं ओर न बनकर दाईं ओर बन जाता है, यानी दर्पण के पीछे बन जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जाता है और वह वास्तविक और उल्टा न होकर इसके विपरीत हो जाता है, यानी आभासी और सीधा। तो ये स्थितियां हैं बिंब के लिए। उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति कैसी बनेगी, कहाँ बनेगा, उसके बारे में ये है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। नोट करें, नहीं समझ आए तो पूछें। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। नोट करें। करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब निर्माण की सारणी की।
देखिए बिंब की स्थिति दो है, यानी कि अनंत पर यदि कोई बिंब या वस्तु रखी गई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब F पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनने के कारण प्रकृति जो है उसकी आभासी और सीधा हो जाता है, आकार बिंब से छोटा हो जाता है। अनंत पर व ध्रुव के बीच में यदि कोई बिंब हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस दूरी या फोकस जो मुख्य फोकस है उसके बीच में बनेगा। आकार वही बिंब से छोटा होगा, प्रकृति आभासी और सीधा होगा। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा और प्रकृति जो है वो आभासी और सीधा। यानी कि सारांश ये है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनका आकार है वो छोटा होता है, जबकि प्रकृति जो होती है वो हमेशा आभासी और सीधे होती है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी गाड़ी के साइड वाले विंग्स यानी कि जो पार्श्व दर्पण होते हैं उनमें किया जाता है, ताकि पीछे आने वाली चीज़ों का प्रतिबिंब जो है हम वो भले ही छोटा हो परंतु सीधा होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट या दुर्घटना वगैरह न हो। इसके अलावा उत्तल की बजाय अवतल दर्पण हो तो उसमें अधिकतर यानी कि सामान्यतः प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वास्तविक या उल्टी होती है, जबकि उत्तल के लिए आभासी और सीधी होती है। तो ये था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की निर्माण सारणी, उनकी स्थितियाँ, उनका आकार, उनकी प्रकृति के बारे में नोट करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो दर्पण पर आधारित होते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में यदि हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहें तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जैसे कि घरों में हम काम में लेते हैं समतल दर्पण, यदि हम उसमें अपना प्रतिबिंब देखना चाहें तो उसमें यानी कि उस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो उसका उत्तर भी ये है, ध्यान से सुने, कि समतल दर्पण की लंबाई हमारी लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब उसमें हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। यानी कि आधी लंबाई होनी चाहिए समतल दर्पण की। दूसरा है, सेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो देखिए सेविंग दर्पण में, पहले के लिए आंसर लिख देता हूँ मैं, आधी लंबाई होनी चाहिए। दूसरा है, सेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो सेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब अधिक बड़ा दिखाई देता है। तीसरा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण होगा इसलिए उसकी फोकस दूरी भी अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है। उसके बाद है, प्रकाश तंतु किस घटना के प्रभाव से संचार में उपयोग में लाए जाते हैं यानी प्रयुक्त होते हैं। प्रकाश तंतु किस घटना के प्रभाव से संचार में प्रयुक्त होते हैं। तो उसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के कारण। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के कारण प्रकाश तंतु प्रभाव से संचार में प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में बनाया जा चुका है, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं कि जब लंब की ओर अधिक मुड़ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि आई का मान और आर का मान जो होता है वो तो समान होता है, परंतु कुछ मान को बराबर करने पर, यानी ये दोनों मान में हम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। यदि जितना आपतन कोण बढ़ाते हैं उतना ही परावर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसके मान को अधिक समतल सतह के बराबर करते हैं, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, और उसके प्रभाव को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो वहाँ जाकर आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5, वास्तविक व आभासी सूर्यास्त के मध्य समय अंतराल कितना होता है। जो सूर्यास्त होता है उसमें आभासी यानी काल्पनिक रूप से और वास्तविक रूप से जो सूर्यास्त होता है उसमें कितने समय का अंतराल लगता है, कितना समय अंतराल होता है। तो वो समय अंतराल है 2 मिनट का।
2 मिनट का अंतराल या गैप होना चाहिए। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दर्पण से संबंधित। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के नए भाग में पाठ 9 के कक्षा 10 से। उम्मीद है समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जो बने वो आपको पहले मिले। मिलते हैं, धन्यवाद।